अस्सलाम वालेकुम। बाइक वाले पे खुश आमदीद। बाइक की कोई ना कोई टिप ज़रूर देते हैं। एक एक बेसिक सी टिप है जो कि एक्चुअली टिप नहीं है, वो एक छोटा सा मशवरा है कि कभी कभी ना बाइक को धो लेना चाहिए, यानी सर्विस करा लेनी चाहिए। उससे बाइक देखने में बेहतर लगती है, कम से कम चलाने में बेहतर लगती है। हाँ, कराची में जाहिर है कि इस बात पे बाइक को लोग गंदा या कपड़ा छुपा के कवर करके इसलिए रखते हैं कि बाइक अगर नई होगी तो छिलने का ख़तरा ज़्यादा होता है। अल्लाह करे कि ये वारदातों का सिलसिला कराची में कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, लोग अपनी मेहनती कमाई से हाथ ना धोएं। क्योंकि ज़ाहिर है कि आप खुद पैसे कमा के कोई चीज़ खरीदते हैं और वो कोई आपको पिस्तौल दिखा के ले जाए तो बहुत अफसोस होता है। शौक भी बहुत होता है लेकिन अफसोस भी बहुत होता है। अच्छा, जिस चीज़ पे आज बात करनी थी बहुत ज़रूरी इस वीडियो में, वो ये थी कि हम लोग किसी को चढ़ाने पे आते हैं, पसंद करने पे आते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा पजीराई हमारा स्टाइल होता है बहैसियत कौम। तो हमें ऐसा कोई पसंद करते हैं, ऐसा कोई पसंद करते हैं, वो आसमान में बिठा देते हैं बंदे को। उसके बाद उसको भी गलत फहमी हो जाती है कि वो कोई ज़बरदस्त चीज़ है, चाहे वो हो ज़बरदस्त या मामूली ज़बरदस्त या आम नोयत का या एक टैलेंटेड आदमी हो, गुलकार हो, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो। हम लोग ऐसी जगह पे पहुंचा देते हैं। और कुछ लोग हैं जिनके बारे में बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान में ऐसे शोरा हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर हैं जिनका हमें नाम भी नहीं मालूम। जिनको नाम मालूम है तो हमने वो वाली इज्जत उन्हें नहीं दी, और जिस इज्जत के वो काबिल थे या काबिल हैं। कुछ लोग ज़िंदा भी हैं जो बड़े काबिल लोग हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन लोगों को उनका नाम ही नहीं पता, या उनको उस नौइयत की जो उनका कद और जो उनका साइज़ है, यानी उनका शख्सियत का जो साइज़ है, स्ट्रेचर जो है उनका, वो इतना बड़ा है, उस हिसाब से हमने उन्हें इज्जत नहीं दी। अभी रिसेंटली मुझे एक और साहब, एक तो साहब हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, उनके बारे में पता करना है मुझे उनका नाम नहीं मालूम। उन्होंने एक कमाली काम किया है और वो मशवरा उन साहब ने दिया है, और उनका जो मशवरा है वो इतना कोई ज़बरदस्त है कि मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ कि उसका नाम क्या है, वो आदमी कैसा दिखता होगा, कितना ज़हीन होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, जिसने ये आइडिया दिया कि एक आदमी जिसकी सालाना तनख्वाह 6 लाख रुपए है, यानी 50,000 रुपये महीना, उस पर 2.5% टैक्स लगाया जाए, और जिसकी सालाना 1 करोड़ रुपए है, यानी 94 लाख रुपए ज़्यादा, उस पर 1% टैक्स लगाया जाए। ये वो ज़हीन आदमी है जो आज की तारीख में, इससे ज़हीन आदमी अगर कोई है तो वो साहब हैं जिन्होंने ये फरमाया हाल ही में कि इंडिया और बांग्लादेश में पाकिस्तान जितनी करप्शन है तो उन लोगों ने इतनी तरक्की कैसे कर ली। यानी उनके कहने का मकसद ये था कि करप्शन तरक्की की राह में रुकावट नहीं है, यानी उस नैरेटिव को जो दूसरी पार्टी का है कि जी करप्शन की वजह से पाकिस्तान यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, यानी करप्शन कोई मसला नहीं है। अगर थोड़ा सा इसको डीपली देखा जाए, एक घराना जिसमें 5 अफराद रहते हैं और उनमें से 3 कमाते हैं, और उन तीनों की मिला के कुल आमदनी माना 50,000 रुपये। 50,000 रुपये वाले घर में अगर कोई एक शख्स बीमार पड़ जाए, या कोई एक शख्स फजूल खर्च हो, या कोई एक शख्स चोर हो, या कोई एक शख्स जो है वो किसी गलत आदत में, शराब या जुए में पड़ा हुआ हो, तो उस 50,000 रुपये में से वो अगर 30,000 रुपये खर्च कर देता है एक आदमी अपने ऊपर, अपनी किसी आदत या बीमारी या किसी मजबूरी की वजह से, तो जो बाकी पैसे बचे वो 20,000 रुपये हुए। तो 20,000 में कैसे गुजारा होगा। यानी एक साइज होता है इकॉनमी का, उसके अंदर आपने करप्शन की, उसको जायज़ या नाजायज़ है या नहीं है वो बाद में बात करेंगे, या उसको ज़रूरी नहीं कि डिस्कस किया जाए। एक इकॉनमी का साइज़ है 1,000 रुपये, उसमें आप चोरी कर रहे हैं 800 रुपये की, बच रहे हैं 200 रुपये। एक इकॉनमी का साइज़ है 10,000 रुपये, उसमें आप चोरी कर रहे हैं 2,000 रुपये की, बच रहे हैं 8,000 रुपये। ये तनासुब भी ज़रा डिटेल में बता देते भाई साहब, जो आज के दौर का आइंस्टाइन या न्यूटन कह लें आप उनको, इतना ज़हीन आदमी जो ये कह रहा है कि बांग्लादेश और इंडिया ने बावजूद हमसे ज़्यादा करप्शन है या हमारे बराबर करप्शन है, लेकिन उन्होंने हमसे ज़्यादा तरक्की कर ली। मतलब जहानत का कोई लेवल होता है, इतना कुछ हम पहचान नहीं पा रहे, हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि लोग इतने ज़्यादा दिमाग रखते हैं, इतनी ज़्यादा अकल रखते हैं। ऐसी ज़बरदस्त बात करने के लिए इंसान का कितना आलिम फाजिल और कितना ज़हीन होना ज़रूरी है। आम आदमी की तो ये बात समझ में ही नहीं आई होगी। मतलब जिस मुल्क की इकॉनमी आपसे 1000 गुना बढ़ी है या 100 गुना बढ़ी है, और एक मुल्क है जो बांग्लादेश है, जो 71 में आज़ाद हुआ था, पहले ईस्ट पाकिस्तान था,
اس کی اکانومی تقریباً آپ سے تھوڑی چھوٹی ہوگی یا برابر ہوگی. بھائی ان دونوں ملکوں میں جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں اور ایک ہمارا سابقہ مشرقی پاکستان ہے، ان دونوں ملکوں میں بہت سارے معاملات میں جو سیاستدان ہیں یا صاحب اقتدار لوگ ہیں یا بیوروکریٹس ہیں یا وہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں، وہ کچھ معاملات میں لحاظ کر لیتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ کی چیزوں میں چھوڑ دیتے ہیں اپنے ملک کو، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کرپشن نہیں کرتے. آپ نے کوئی شعبہ، کوئی جگہ، کوئی ایسی جگہ زراعت سے لے کے اور طب سے لے کے جو علاج معالجہ اور ڈیولپمنٹ کے کام اور ایجوکیشن، کوئی جگہ ایسی چھوڑی ہے آپ نے؟ کوئی نیشنل انٹرسٹ کوئی چیز سمجھتے ہیں وہ ہوتی ہے؟ کوئی ایسی جگہ، کوئی فٹ پاتھ سے لے کر اور کوئی درخت لگانے سے لے کر کوئی کام بتا دیں جہاں پہ آپ نے کرپشن نہیں کیا؟ ان دونوں ملکوں میں اگر کرپشن کے باوجود ترقی ہوئی ہے نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں میں کرپشن نہیں کیے. آپ نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا، کوئی ایسا شعبہ پاکستان میں نہیں ہے جہاں کرپشن نہیں ہوتی ہو. تو آپ ذرا اپنی گہرائی کو، اپنی صلاحیتوں کی گہرائی کو، اپنی پرفارمنس کو جو کہ کرپشن میں ہے، اپنا میگنیٹیوڈ اور اپنا ایریا آف ورک، جن شعبوں میں آپ نے کرپشن کیے ان کو کمپیئر کریں ان دونوں ملکوں سے کہ وہاں پہ کن شعبوں میں کرپشن نہیں ہوتی، کن شعبوں میں بدترین بےایمان بدعنوان آدمی بھی چھوڑ دیتا ہے کہ یار یہ ملکی معاملہ ہے، اس میں یہ عوامی معاملہ ہے، اس میں لوگوں کا بھلا ہوگا، اس کے اندر نہیں پیسے رکھو، اس میں نہیں چوری کرو. وہ کتنے شعبے ہیں ان پہ روشنی ڈالیے کہ بنگلہ دیش میں کن معاملات. آپ مجھے آج تک کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں، کوئی نام بتا دیں جو اتنے بڑے گھر میں رہتا ہو، جتنے بڑے گھروں میں کوئی بنگلہ دیشی پولیٹیشین، جتنے بڑے گھروں میں پاکستانی پولیٹیشین رہتے ہیں، جتنی لیوش لائف، جتنی آسائشوں کے ساتھ، جتنی عیاشیوں کے ساتھ، جتنے سہولتوں کے ساتھ اور جتنی نوکروں کی فوج اور گاڑیوں کے فلیٹ کے ساتھ پاکستانی سیاستدان رہتے ہیں، انڈین پولیٹیشین اور بنگلہ دیشی پولیٹیشین مجھے کوئی ایک بتا دیں جو آپ کے قریب بھی آتا ہو، آپ کے نوکر کے بھی قریب آتا ہو، آپ کے چوکیدار کے بھی قریب آتا ہو، آپ کے گارڈ کے بھی قریب آتا ہو. مطلب کوئی بات کرتے ہوئے نا تھوڑا سا انسان کو سوچنا چاہیے. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پبلک کو بیوقوف سمجھ کے کبھی کوئی بات نہ کریں. آپ بیوقوف لگیں گے، پبلک بیوقوف اب نہیں رہی. آج سے 20 سال پہلے جتنے عام لوگ بیوقوف بن جاتے تھے لچھے دار باتوں میں، پرجوش تقریروں سے لوگ ایمان لے آتے تھے آپ کی باتوں پہ، اب وہ زمانہ نہیں ہے. زمانہ بدل چکا ہے، بہت کچھ بدل چکا ہے. لوگوں کو یہ سمجھ کے ایڈریس کریں جب بھی پبلک سے کوئی بات کرنی ہو کہ وہ عقل رکھتے ہیں، وہ جانور نہیں ہے، انسان ہے. اللہ حافظ.